नमो नमः। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रयादिषु पूजिताम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम्। आयुर्वेदमृतं सर्वं सस्य भूय प्रदत्तवान्। दृष्टज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैः एते समुदितैः हि यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 12th चैप्टर दोष भेदीय अध्याय उस आगे का कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने कौन से श्लोक तक हो गया था श्रेया? हम्म, सर हमने दुष्य देश बलम कालम तक कर दिया था ना वो, जो 10 गुण श्लोक नंबर थे। और श्लोक नंबर, सर आई गेस 70 तक हो गया था। 6। ये देखा हमने कि चिकित्सा जो है किस पे डिपेंड करनी चाहिए। दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विधा। तो ये सबको हर एक पृथक मतलब हर एक चीज का हमें नॉलेज लेना चाहिए। हर एक चीज के बारे में ध्यान रख के हमें चिकित्सा सूक्ष्म सूक्ष्म एकदम डिटेल एकदम कीन ऑब्जर्वेशन करके समीक्षेशम समझ के दोषों का और औषध का निरूपण करना चाहिए। यो वर्तते, जो ऐसे करेगा चिकित्सायाम न संस्कलति जातुचित, वो कभी भी चिकित्सा में फेल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि गुरु अल्प व्याधि संस्थानम सत्व देह बलाबलात् दृश्यते अपि अन्यथा कारम तस्मिन अवहितो भवेत्। तो फिर गुरु व्याधि और लघु व्याधि ऐसे दो टाइप्स यहाँ पे फिर से डिस्कस किए थे। तो किस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का विल पावर सत्व कैसा है, देह कैसा है, उसका बल अबलत्व कैसा है। फिर यहाँ से हम लेने वाले थे। श्रेया कंटिन्यू। यस सर। गुरुम लघुम इति व्याधिम कल्पयस्तु बिषग्रुवः अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते। इसका मतलब जो बिषग्रुवः वैद्य, कुत्सित वैद्य को बोला है, जो गुरु व्याधि को लघु मानता है और अल्प दोष का आकलन कर पथ्य की चिकित्सा के विपरीत कर देता है, विपरीत चिकित्सा कर देता है। हम्म, गुरु। हाँ, तो यहाँ पे हमने व्याधि के दो टाइप देखे थे, गुरु व्याधि और लघु व्याधि। अल्प दोष कलनया पथ्य विप्रतिपद्यते। फिर कभी कभी जैसा बताया है यहाँ पे श्रेया ने कि गुरु व्याधि को हम कभी कभी लघु व्याधि समझ के दोष अल्प है ऐसे चिकित्सा करते हैं तो विप्रतिपद्यते, सही रिजल्ट नहीं मिलते। तो टीका देखो, गुरु लघुम इत्यादि यश्च भिषग्रुवः कुत्सित वैद्य, जो कुत्सित वैद्य होता है, सह व्याधि संस्थान मात्रा अवलोकनात् गुरुम व्याधिम लघुम इति कल्पयन्, तो वो गुरु व्याधि को लघु व्याधि समझता है, निश्चिवन ऐसा डिसाइड करता है। और अल्प दोष कलनया, और लघु व्याधि को उसको लगता है कि कम दोष है उसमें, तो इसीलिए वो क्या करता है, हीन मात्रा दोष निश्चय, तो वहां पे जो दोष है उनकी मात्रा भी कम है। पथ्य विप्रतिपद्यते, तो चिकित्से मोहम गच्छति, तो वो चिकित्सा में उसको कंफ्यूजन हो जाता है गलती से। अल्प दोष के लिए जो चिकित्सा होनी चाहिए तो वो मेडिसिन की क्वांटिटी कम यूज करेगा, या तो फिर जो कम वीर्य वाले हीन वीर्य वाले औषध है वैसे मेडिसिन का यूज करेगा, ऐसा कर लेगा वो। तो गुरु व्याधो अल्प व्याधि योग्यम भेषजम ददाति। और व्याधि एक्चुअली गुरु है लेकिन उसको लगता है कि लघु व्याधि है, और उसके लिए वो योग्यम अल्प व्याधि योग्य की जो मेडिसिन है वो दे देता है वो गलती से। तो एवं लघु व्याधि गुरुमिति कल्पयन। और कभी कभी जो लघु व्याधित है उसको जो पेशेंट आते हैं तो वो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत मुझे बहुत तकलीफ है, उनका मन कमजोर होता है, देह की शक्ति सहनशीलता ये कम होता है, सुकुमार वाले जो पेशेंट होते हैं वो सब। तो एवं उसी प्रकार लघु व्याधिम गुरुमिति कल्पयन, जो लघु है लेकिन पेशेंट का प्रेजेंटेशन एकदम सीवियर है, डेंजर है, तो इसकी वजह से मोह उत्पन्न होता है। और बहु दोष कलनया पथ्य विप्रतिपद्यते, और हमको ऐसा लगता है कि बहुत दोष है इसमें, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, और फिर हम पथ्य विप्रतिपद्यते जो उसमें भी हम गलत विचार कर लेते हैं। तो अन्यत्र अपि ब्रुवन्तस्य कुत्सितम एवं प्रसिद्धम, तो वो कुत्सित वैद्य है।
अच्छा वैद्य नहीं है वो। यथा आहम अनु जाति मात्रोपजीवी वा कामं स्यात् ब्रह्मन् भ्रुवः धर्म प्रवक्ता नृपेर्तु न तो शूद्रं कथञ्चन इति। केचित् भिषक् ध्रुवम् इति पठेतु। भिषक् मतलब वैद्य गुरु लघुम इति व्याधि कल्पयन् ध्रुवं निश्चित पथ्ये विप्रतिपद्यत इति चक्षते। ठीक है, विप्रतिपद्यते मतलब विपरीत जानाति। नेक्स्ट। ततो अल्पम अल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ व्याध्यौ प्रयोजितम् उद्धीरये इतरां रोगान् संशोधनं योगतः अयोगतः। शोधनम् अयोगतः शोधनं त्वति योगेन विपरीतं विपर्यये क्षीण क्षीणुयान् मलानेव केवलं वपुरस्यति। इसका मतलब है जब हम गुरु व्याधि में अल्प वीर्य वाला संशोधन या फिर औषधि वगैरह चिकित्सा करेंगे तो ऑब्वियसली गुरु व्याधि है, तो गुरु व्याधि है तो ऑब्वियसली हमको गुरु संशोधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम गुरु संशोधन नहीं करके उसको लघु वीर्य वाला संशोधन करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी में से जो सब दोष है वो निकलेगा नहीं, तो संशोधन जो है शुद्धता तो होगी नहीं, तो अल्प मात्रा में शुद्धता होगी, तो रोग और बढ़ जाएगा। और वही उसके विपरीत मतलब लघु व्याधि है और उसमें अधिक औषधि मतलब गुरुवीर्य टाइप वाला संशोधन करेंगे तो बॉडी में दोष तो ऑब्वियसली कम ही था, तो वो तो निकल गया ही, बट हम गुरुवीर्य वाला यूज किया है तो बॉडी में जो दोष धातु मल जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बॉडी का भी क्षय होगा, धातु का भी क्षय होगा, दोष का भी क्षय होगा और मल का भी क्षय होगा। तो इस हिसाब से गुरु व्याधि के अकॉर्डिंग मतलब गुरु व्याधि को हमने अपोजिट चिकित्सा की और लघु व्याधि को उसके अपोजिट चिकित्सा की, तो क्या परिणाम होगा इसका बताए, इसके बारे में बताए। हम्म। बीच में मैंने एक रील डाला था इंस्टा पे कि एक 65 ईयर ओल्ड लेडी थी। उनको 10 साल से भूख की जानियो नहीं थी, मतलब उनको भूख कैसे लगता है 10 साल से उनको ये फीलिंग ही नहीं आई थी। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, सादे आयुर्वेदिक फिजिशियन को दिखाए, एमबीबीएस फिजिशियंस को दिखाया, लेकिन ये सब होने के बाद, लेकिन मुझे बुरा कब लगा कि एक आयुर्वेदिक फिजिशियन था, मतलब शायद दुकान वाले से ही लिया होगा उन्होंने, और उसने 20 टाइप के मेडिसिन दिए उनको, 20 टाइप्स के, और हर टैबलेट दो दो गोली दिन में 3 बार। तो उसको क्या लग सकता है कि इनको इतना तकलीफ है, इनको भूख ही नहीं लग रहा है तो अग्निदीपन करो। उन्होंने अभिपत्तिकर, चित्रकादि, शंखवटी सब कुछ दे दिया पेशेंट, बाकी पेट साफ होने के लिए और बाकी भी दवाइयाँ थी, लेकिन अग्निदीपन के लिए यही सब। तो उनको ये भ्रम, ये मोह हो सकता है कि उनको ऐसा लगा होगा, भले ही वो लघु व्याधि थे, अग्नि मान दिया। अजीर्ण की चिकित्सा की मैंने उनमें, सिर्फ 7 डेज 14 डेज तक अजीर्ण की चिकित्सा की और पेशेंट को भूख लगना शुरू हो गया। और पूरा लंघन, सिर्फ मुद्गयूश, सिर्फ मूंग का सूप पीना और कुछ नहीं पीना है जब तक भूख नहीं लगता है तब तक। तो 7 डेज के बाद उनको थोड़ा थोड़ा भूख लगना चालू हुआ, बॉडी में हल्कापन आया। 14 डेज के बाद उनको भूख क्या होती है वापिस 10 साल के बाद समझा। तो यहाँ पे हमें इसका विचार करना चाहिए कि तो अल्प वीर्यम व गुरु व्याधो प्रयोजितम। तो गुरु व्याधि है अगर सच में, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो लघु व्याधि थे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्प मात्रा में या अल्प वीर्य वाले मेडिसिन, है ना। कभी कभी जब दोष ज्यादा होते हैं तो हमें मात्रा भी ज्यादा यूज करनी पड़ती है और उष्ण तीक्ष्ण मेडिसिन भी यूज करने पड़ते हैं। तो दोनों का विचार है यहाँ पे। उदीर या तराम रोगान, तो उससे क्या हो जाएगा, वैसे तो गुरु व्याधि है वो, तो वहाँ पे मात्रा और वीर्य जो है उष्ण तीक्ष्ण यूज करना चाहिए, लेकिन हम कम वाले यूज करते हैं, तो इसलिए उदीर या तराम रोगान, तो ये रोगों को और बढ़ाता है, कम नहीं करेगा। संशोधनम अयोगतः, और जो संशोधन होना चाहिए वो भी अयोग, हीन मात्रा में होगा। शोधनम तो अति योगे न, लेकिन विपरीतम विपर्य, जब विपरीत अवस्था है, जब व्याधि लघु व्याधि थे, लघु व्याधि थे लेकिन पेशेंट प्रेजेंट उसको गुरु व्याधि के जैसा कर रहा है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, उष्ण वीर्य और अधिक मात्रा की मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए उसका शोधन कैसा होगा, अति योगेन शृणुयान न मलान एव केवलम वपुरस्यति। वपु मतलब शरीर, तो सिर्फ वो दोषों को नहीं बाहर निकालेगा, साथ में जो प्राकृत धातु है, जो अपने बॉडी के टिश्यूज है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, इनका भी क्षय करेगा, देह का नाश करेगा। ठीक है। टीका देखो। ततो अल्पम अल्प मात्रम अल्प वीर्यम वा अनुत्कृष्ट शक्तिम वा भेषजम गुरु व्याधि प्रयोजितम, अगर गुरु व्याधि में हमने ऐसे मेडिसिन यूज किए, प्रयोजितम मतलब दत्तम दिया, संशोधनम रोगान अदूतराम अतिशयन उत्क्लेश, तो
कुछ जैसे हाथी के सामने चींटी कैसी रहती है, हाथी इतना बड़ा, चींटी से कुछ होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। नाक में घुस जाएगी तो बात अलग है, वो सही है। लेकिन यहाँ पे अतिशयन उत्क्लेशयत, तो वो दोषों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन दोषों का उत्क्लेशन होगा, अतिशय। तो कुतः, क्यों, अयोगतः, क्योंकि हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसकी मात्रा और वीर्य से दोनों चीज नहीं होंगी, हीन योग होगा उसका। अयोगो ही हीन योग उच्यते, अयोग को ही हीन योग बोलते हैं। यथा पुत्र कार्या कारणात् पुत्र इति उच्यते, विपरे च लघु व्याधौ, वैसे ही लघु व्याधि में विपरीत शोधनम तो प्रयोजितम, तस्माद् विपरीतम अल्प वीर्य संशोधनात् अति मात्रम उत्कृष्ट वीर्यम। जो अल्प वीर्य वाले हैं, मतलब लघु व्याधित है, उसमें अति मात्रा में और उत्कृष्ट वीर्य वाले बहुदोष कलनया, हमको ऐसा लगेगा बहुत दोष है अगर, तो अति योगेन प्रयोजितम न केवलम मलान शिनुयात, तो ये सिर्फ दोषों को क्षीण नहीं करते, यावद वपुरस्थिति शरीरम अपि हिंस्यात्, तो शरीर पे भी उसके बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो वो जो केस मैंने बताई अभी, उनके अंदर यही हुआ कि उनका जो भले ही दिखने में ज्यादा था पर एक्चुअली वो लघु व्याधि था, मेडिसिन इतने ज्यादा थे और इतने उष्ण तीक्ष्ण वीर्य के थे कि उनकी शरीरम अपि हिंस्यात्, उनका वजन कंटिन्यूअसली वेट लॉस होते जा रहा था। अत्र च संशोधनम यत् दृष्टान्तत्वेन उपनिषितम तद अयोगात अति योगाभ्याम रोगो क्लेश शरीर शपनम झटिति निवर्तयत इति खरनाद अपि उक्तेन, तो खरनाद एक संहिता है, उसमें भी यही बोला है कि अल्पम उत्क्लेश ये दोषम बहु प्राणान निहंति च, जब अल्प है, उत्क्लेश है दोषों का, तो दोषम बहु प्राणान निहंति च, तस्मान निरूप्य भिषजा, तो जो वैद्य है उसको निरूप्य अच्छे से सोच समझ के, देयम क्या करना है, युक्तम विरेचनम, जो भी हम विरेचन, मतलब यहाँ पे एक्चुअली विरेचन जो लूज मोशन है वो वाला नहीं, दोषों का शोधन वो लेना है यहाँ पे। इति तथा ज्वर गुल्मादि नाम च तत्प्रतिकारार्थम यद्दीप्यते भेषजम तत्रापि महारंभे अल्पम वीर्यम च औषधम न देयम। तो ज्वरादि गुल्म में इसके अंदर अगर महारंभ ऐसा हुआ तो उसमें फिर अल्प वीर्य वाले औषध वगैरह नहीं देना चाहिए, थोड़ा उष्ण तीक्ष्ण अच्छे वीर्य वाले औषध हमें यूज करने पड़ेंगे। इति अस्मात् एव दृष्टांति भूतात् अर्थात अवगंतव्यम। ठीक है, तो गुरु है कि व्याधि है, व्याधित है कि लघु व्याधित है, ये अच्छे से डिसाइड करके, गुरु व्याधित है तो ज्यादा मात्रा और उष्ण तीक्ष्ण वीर्य, लघु व्याधित है तो हीन मात्रा अल्प वीर्य, ऐसे मेडिकेशन का यूज हमें करना चाहिए। नेक्स्ट। अतो अभियुक्तः सततं सर्वम् आलोच्य सर्वथा तथा युज्येत भैषज्यम् आरोग्याय यथा ध्रुवम्। तो यहाँ पे जो चिकित्सक चिकित्सक होता है, अभियुक्त, अभियुक्त मतलब सभी गुणों से युक्त, वो अभियुक्त। निपुण चिकित्सक जो होता है, वो निरंतर सभी प्रकार से विचार कर औषधियों का प्रयोग करता है और निश्चित रूप से जो रोगी होता है उसकी चिकित्सा करता है। गुरु व्याधि होगा तो उसके अकॉर्डिंग गुरु वीर्य वाला संशोधन, लघु व्याधि होगा तो उसके अकॉर्डिंग लघु वीर्य वाला संशोधन, और उससे वो चिकित्सक बनता है और चिकित्सा को ठीक करता है। अतो, अतो मतलब इसीलिए इतना सब एग्जांपल बताया है, गुरु वैदिक में मोह हो सकता है, भ्रम हो सकता है। तो अति अभियुक्त सततम, सतत सर्वम आलोच्य, हर एक चीज हर बार, मेरी ओपीडी 20 की हो गई, 3 घंटे में 20 पेशेंट 25 पेशेंट हो गए, तो मैं किसी पेशेंट को इग्नोर करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सततम सर्वम आलोच्य सर्वथा, हर एक पेशेंट को इक्वली इंपॉर्टेंस देके उसको अच्छे से डायग्नोस करना है। तथा युंजित भैषज्यम, और फिर भैषज्य जो मेडिकेशन यूज करेंगे, आरोग्याय यथा ध्रुवम, तो वो निश्चित हमें आरोग्य प्रदान करेगा अगर हमने अच्छे से उसका डायग्नोसिस किया है तो। अभियुक्तम, तो मतलब यहाँ पे यस्मात् चैव रोगाणाम दुर्विज्ञेया गति, तो दुर्विज्ञेय, हमें व्याधि को जो है उसका सही डायग्नोसिस हमें समझना चाहिए, दोष की अवस्था क्या है, पेशेंट का बल कैसा है, व्याधि का बल कैसा है, सीजन कौन सा शुरू है, और दुष्यम देशम बलम कालम, वो पूरा अच्छे से देख के, अतः अस्माद हेतु हो, तो इसका हेतु ये है, सततम अभियुक्त, तो सदा आयुर्वेद पाठ अवबोध अनुष्ठान परो वैद्य। तो वैद्य की परिभाषा है देखो, सततम अभियुक्त मतलब कि मैंने एक बार आयुर्वेद पढ़ लिया फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय, फिर प्रैक्टिस तो मैं किसी वैद्य के पास सीख लूंगा, कोई बुक खरीद लूंगा, ऐसा नहीं होता है। सततम अभियुक्त वैद्य किसको बोला है, सदा आयुर्वेद का पाठ अवबोध अनुष्ठान। आयुर्वेद सीखना कैसे है, तो इसके 3 उपाय हैं। पाठ करना है, जो भी लिखा है ग्रंथों में सूत्र वगैरह उसको अच्छे से याद करना है, अवबोध उनको समझना चाहिए, और फिर अनुष्ठान उसको फॉलो करना शुरू करना चाहिए। तो ये है पर वैद्य, श्रेष्ठ वैद्य।
सर्व दुष्यादि वस्तु जातम। सर्व मतलब यहाँ पे सर्वथा मतलब सर्वम आलोचम सर्वथा, तो यहाँ पे सर्वथा का मतलब दुष्यादि, दुष्यम देशम बलम कालम, ये सबको जान के आलोच्य सर्वथा सर्वेण प्रकारेण आयुर्वेद अनुसारिण्यः स्वबुद्ध्या तद्विद्य संभाषा संभवया च तथा कर्म अभ्यास तो अपनी निपुण निरूप्य। तो देखो यहाँ पे ऐसे बोला है, वैदिक को क्या करना चाहिए, तो ये सब चीजें पहले तो देखनी चाहिए, फिर उसके बाद आयुर्वेद अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार देखना चाहिए, स्वबुद्धि अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, कि ऐसा नहीं भाई ग्रंथ में दिया है ज्वर में पित्त ज्वर में यही होंगे तो यही ढूंढते बैठो, ऐसा नहीं है। स्वबुद्धि युक्ति करके तद विद्या संभाषा संभव है, अभी जो हम कर रहे हो क्या है, तद विद्या संभाषा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं हम, तुम लोग रिप्लाई नहीं देते हो ज्यादा वो अलग बात है, लेकिन ये तद्वित संभाषा। मैंने एक बार बताया था, बुद्धि मेधा कर गण सुश्रुत में आया है कि बुद्धि और मेधा बढ़ता कैसे है, तो वो ऐसे होता है, तद्विद्य संभाषा से होता है। च तथा कर्माभ्यास, तो कर्माभ्यास प्रैक्टिकल्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, निपुण निरूप्य तथा तेन प्रकारेण दोष दुष्यादि अनुगुणेन वैषज्य युंजित, इतना सब सोच विचार करके फिर मेडिसिन पे जाना है, भेषजम युंजम। यथा आरोग्याय ध्रुवम येन प्रकारेण आरोग्यम अर्थम अवश्यम स्यात्, तो ध्रुव मतलब निश्चित 100% मिलेगा। तो देखो जब चिकित्सा करते हैं ना, तो एक होता है यदृच्छा सिद्धि और एक है निश्चित सिद्धि। यदृच्छा मतलब आयुर्वेद है, श्रेष्ठ शास्त्र है, श्रेष्ठ शास्त्र है, धन्वंतरी जो देवता हैं वो लेके आए हैं इसको धरती पे, तो तुम कोई भी पेशेंट आया कुछ भी दोगे तो रिजल्ट तो मिलने वाला ही है ना, लेकिन वो यदृच्छा सिद्धि हो गई। लेकिन अगर तुम्हें अवश्यम स्यात् अवश्य रिजल्ट चाहिए, तो इतना सब करना पड़ेगा, पाठ अवबोध अनुष्ठान दुष्यम देशम बलम कालम ये सब देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद खुद के लिए तद्विद्य संभाषा कर्माभ्यास ये सब करके उसके बाद मेडिसिन वगैरह का यूज हमें करना है। नेक्स्ट। अभी यहाँ पे हमको दोषों के 63 भेद बोला गया है। तो हाँ। सबसे पहले आयुष का नियम अध्याय में हमने ऑलरेडी एक ग्लैंस लिया तो ऊपर से संसर्ग सन्निपातश्च तद्वितरिक्षय कोपतः, इसका मतलब दो दोषों का, तीनों दोषों में से कौन से भी दो दोषों का वृद्धि और क्षय को हम संसर्ग बोलते हैं, और तीनों दोषों के वृद्धि और क्षय को हम सन्निपात बोलते हैं। तो बस एक ही क्लासिफिकेशन पड़ा था, तो यहाँ पे डीप में दिया हुआ है। हम्म। वक्ष्यते अतः परम दोषा वृद्धि क्षय विभेदतः पृथक त्रिविध वृद्धि संसर्गस्त्रिधा, तत्र तु तानव त्रिनेव समया वृद्धया षडेकस्य अतिशायने त्रयोदश समस्तेषु षडद्वयको अतिशयेन तु एकं तुल्याधिकैः षट् च तारतम्य विकल्पनात् पंचविंशतिर् अरित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः ऐकैकवृद्धिः समताक्षयै षट् षटते पुनश्च षट् एकशयद्वन्द्ववृद्धया सविपर्यया अपि ते भेदा द्विषष्टिनिर्दिष्टा त्रिषष्टिः स्वास्थ्यकारणम्। तो अभी वात आदि तीन दोषों को वृद्धि और क्षय से भेद से हम पृथक पृथक, तीनों दोष की वृद्धि पहले और तीनों दोषों की समवृद्धि के तीन भेद, मतलब वात वृद्धि, पित्त वृद्धि, कफ वृद्धि, ये पहले तीन टाइप्स हो गए। फिर वात पित्त वृद्धि, फिर वात कफ वृद्धि और पित्त कफ वृद्धि, ये छह टाइप्स हो गए। फिर संसर्ग का मतलब क्या होता है, कौन से भी तीनों दोषों में से दो दोषों में से एक एक दोष का अतिशय शह और वृद्धि, मतलब पित्त की वृद्धि और पित्त का वृद्धतर, पित्त वृद्ध, वात वृद्धतर, वात वृद्धि तो कफ वृद्धतर, तो ऐसे करके और 12 टाइप्स हो जाएंगे एक एक दोष की, तथा दो दो दोष का अतिशय वृद्धि। इसका मतलब वात की सिर्फ वृद्धि होगी, पर पित्त और कफ की उससे ज्यादा वृद्धि होगी। पित्त की वृद्धि होगी तो जो बाकी के दो दो दोष है कफ और वात, उसका और वृद्धि होगा। तो इस हिसाब से और 18 टाइप्स का हो जाता है अगर आप लोग उसी अकॉर्डिंग पुट करें। और एक होता है समान वृद्धि, मतलब वात पित्त कफ ये तीनों समान वृद्धि होंगे। दूसरा टाइप आता है वृद्धतर और वृद्धतम। तो वात वृद्ध होता है, पित्त वृद्धतर होता है और कफ वृद्धतम होता है।
तो इस हिसाब से हम लोग इंटरचेंज करते गए, तो ऊपर जो 25 वृद्धि हो जाएंगे, 25 होगा 25 वृद्धि के अकॉर्डिंग, और 25 उसी अकॉर्डिंग क्षीण का भी होगा, मतलब वात क्षीण, पित्त क्षीण, कफ क्षीण, फिर क्षीण और क्षीणतर, फिर क्षीण और अतिशय क्षीण। इसके हिसाब से 25 ऐसे हो जाएंगे, तो वो 50 बराबर हो जाता है। फिर अभी होगा एक एक दोष की वृद्धि, समता और क्षय का कारण से 6 भेद, मतलब वात की वृद्धि, पित्त सम होगा और कफ का क्षीण होगा। तो वही अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो पित्त की वृद्धि होगी, वात की समानता होगी और कफ की क्षीण होगी। तो वैसे ही कफ की कभी वृद्धि होगी, वात का सम होगा और पित्त का क्षीण होगा। तो वैसे और एडअप करेंगे तो 56 हो जाएगा। और अभी और एक टाइप बोला है कि एक दोष का क्षय और बाकी के दो जो दोष होंगे उनकी वृद्धि, या फिर एक दोष की वृद्धि और बाकी के दो दोष का क्षय। इस हिसाब से 62 टाइप्स टोटल हो जाएंगे, द्विषष्टि जो हम लोगों ने बोला है ना, 62। और एक लास्ट में एक आ जाता है स्व प्रमाणस्तः वात पित्त कफ आरोग्य का कारण। तो जो स्व प्रमाण में होते हैं ना वात पित्त कफ, जो बॉडी के लिए आरोग्य के लिए हितकर होता है, उसका एक टाइप और पकड़ा है। तो इसी प्रकार से जो 62 होंगे, वो 63 भेद से स्वास्थ्य के कारण के लिए इतने 63 भेद वात पित्त कफ के बोले गए। हाँ, तो देखो इसमें एक पीजी का क्वेश्चन ये बनता है कि 63 टोटल है टाइप्स, दोषों के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कितने टाइप हो सकते हैं। तो 63 ये पीजी का क्वेश्चन बनता है। बाकी इसके अंदर एक समझना यही है कि जब पेशेंट आता है तो हमें उसके अंदर क्या बढ़ा है, एक ही दोषज है या तो फिर दो दोष बढ़े हुए एक समान में। तो दोषों के लेवल से हमें पता करना चाहिए कि वात 3+ है, पित्त 2+ है, कफ 1+ है, कि तीनों 3+ है। वो सब हमें देखना है, प्रमाण उसका कितना है, उस हिसाब से चिकित्सा निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक पे श्रेया। यस सर। हाँ। संसर्गाद्रसरुधिर आदि भिस्तेषां दोषास्तु क्षय समता विवृद्धि भेदैः आनन्त्यं तरतमयोगतश्च यातान् जानीयात् अव अवध अदवहित मानसो यथा स्वम्। इसका मतलब वात आदि जो दोष है, इनका रस रक्त आदि जो सप्त धातु है से संसर्ग तथा उनके क्षय समता और वृद्धि के भेद से और क्षय आदि के भेद से सात सात में, मतलब वही समानता, वृद्धि और क्षय, इनके योग से दोषों के और भी भेद होते हैं। इसलिए उनका एकाग्र ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि दोष धातुओं के साथ कैसा लीगल मतलब कॉम्बिनेशन होके उनका क्षय वृद्धि और समानता ये समझ में आएगी। और वैसे ही उनके सब टाइप्स भी। हम्म। तो जैसे कि हमने पहले सिर्फ दोषों के देखे 63 भेद से उनके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, वैसे ही वो 63 टाइप जब धातुओं के साथ मिलेंगे संसर्गात, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र +3 मल, तो इतने सबके साथ हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन होके उसके असंख्य अनंत्यम तरतम योगश्च यातान जानियात अवहित मनसो यथा स्व। तो ये सब हमें अवहित मन से एकदम कॉन्सेंट्रेशन से ये सब हमें देखना है, प्रमाण निकालना है, फिर चिकित्सा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इति श्री वैद्यपत्त सिंह गुप्त सूनु श्रीमद्भागवत विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्र स्थाने दोष भेदीय नाम 12वां अध्याय। तो इसके बाद अभी कौन सा चैप्टर लेना है तुम लोग बताओ।